हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 26 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 25 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। हर पार्ट में दोस्तों हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सभी टाइप को हमने इसमें कवर किया है कि अलग अलग पार्ट द्वारा हम सभी टाइप को कवर करते हैं ताकि आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल सके। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे के, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो हम यहाँ पर करते हैं ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है नंबर सीरीज़ का। तो कहा है कि दी गई श्रृंखला के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए ये एक सीरीज़ दिया गया है और इसमें देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वही हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सीरीज़ चल रहा है। तो सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है कि जब सीरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, जैसे देखिए 5, अब 5 से बहुत बड़ी संख्या हो जाती तो हम या तो इसका किसी संख्या से गुणा करते या तो इसमें स्क्वायर करते या तो क्यूब करके कोई संख्या जोड़ते घटाते। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन जब सीरीज़ बहुत तेज़ी से ना बढ़े तो हम उनका अंतर सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीरीज़ 5, 10, 17, 26 यानी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। तो देखिए 5 में हम +5 करेंगे तो हमारा 10 बनेगा। तो यहाँ पर हमने किया प्लस का 5। अब देखिए 10 में 17 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, +7 करना होगा। तो हमने +7 कर लिया। अब देखिए 17 से 26 पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस का 9 करना होगा, प्लस का 9 करना होगा। अब देखिए 26 से 37 जाने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए 4 और 7 4 11 यानी प्लस का 11 करना पड़ेगा हमें। अब देखिए 37 से 50 जाने के लिए हमें इसमें प्लस का 13 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हमने प्लस की है क्या उनमें कोई क्रम बन रहा है। तो देखिए 5 और यहाँ पर 7, 9, 11, 13। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि 5, 2 7 हो गया, 2 9 हो गया, 2 11 हो गया, 2 13 हो गया, यानी विषम संख्याएं। 5 के बाद से जो विषम संख्याएं सब ली जा रही हैं। तो यानी 11 के बाद यहाँ पर 13 हो गया, तो 13 के बाद क्या आना चाहिए, 12 नहीं आकर 14, 13 2 15 यानी 13 के बाद 14 नहीं आकर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पर विषम संख्या ली है, एक संख्या यानी सम को छोड़कर। तो इस तरीके से यानी इसमें हमें क्या करना होगा, प्लस का 15 करना पड़ेगा। अब देखिए 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15। तो इसमें हमने 15 को प्लस किया 50 में। तो 50 में जब हम 15 को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 50 15 कितना हो जाएगा, ये हमारा बनेगा 65। तो 65 दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में 65 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें दोस्तों वीडियो में आपको अलग अलग टाइप के इसमें हमने प्रश्न रखा है जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम के टाइप को क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय, पुस्तकें, संग्रहालय कैसे संबंधित होगा। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर शब्द हमें चुनना है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, जहाँ भी आपको अनुपात और समानुपात यहाँ पर दिखे तो हमें समझना चाहिए कि उनमें हमें एक दूसरे से संबंध देखकर अगला संबंध उसी प्रकार से बताना होता है। तो देखिए पुस्तकालय का पुस्तकें से कैसा संबंध है। तो पुस्तकालय में क्या होती हैं दोस्तों, पुस्तकें रखी जाती हैं। पुस्तकालय में क्या होती है, अनेक सारी पुस्तकें होती हैं। और उसी प्रकार जो संग्रहालय होता है, संग्रहालय में अनेक प्रकार की जो कलाकृतियाँ होती हैं यानी जो कलाएँ बनाई जाती हैं वो रखी जाती हैं। तो इस प्रकार से कलाकृतियाँ हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जाती हैं और संग्रहालय में अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ रखी जाती हैं। तो इस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने जैसा बताया कि आपको यहाँ पर अगर अनुपात और ये आपका समानुपात जहाँ भी दिखे तो आपको एक दूसरे से संबंध देखना पड़ता है। तो उसी तरीके से देखिए हमें यहाँ पर BY Z का संबंध CDXW से देखना है और उसी तरीके से इसका संबंध हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द यहाँ पर बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या संबंध इनमें हो सकता है। देखिए अब दोस्तों हम B से जाएंगे यहाँ पर C के, इसका पहला वर्ड लेंगे और इसका पहला तो B से हमें C पर जाने के लिए तो B का हम देखिए B से एक अगली संख्या क्या है, C है। तो यहाँ पर प्लस का 1 कर दिया। या तो आप इससे सोचें कि B हमारा ABCD जो हमारा स्थान होता है उसमें B दूसरे स्थान पर आता है और C तीसरे स्थान पर आता है। तो दूसरे से तीसरे पर जाने के लिए +1 किया हमने। अब देखिए A यहाँ पर है, तो A से यहाँ पर D पर जाने के लिए तो A दोस्तों पहले नंबर पर आता है, D चौथे नंबर पर आता है। तो पहले से चौथे पर जाने के लिए +3 करना पड़ेगा। तो इसमें +3 हुआ। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें +3 हुआ। अब देखिए Y से हमें जाना है X पर, तो Y दोस्तों होता है हमारा 25 पर
और 25 से पहले एक लेटर कम करने पर आता है 24, 24 पर होता है यक्स। देखिए यक्स के बाद वाई आता है, तो वाई से पहले यक्स आ गया, यानी इसमें -1 कर दिया गया। माइनस एक स्थान करेंगे तो यक्स आ गया। अब इसी तरीके से करेंगे, देखते जो जेड, जेड से डब्लू, तो जेड हमारा 26 पर होता है और डब्लू हमारा 23 पर होता है। तो 26 से हमें 23 पर आने के लिए -3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने दोस्तों यहाँ पर देखा कि +1 +3 -1 -3, तो ये आपका इसमें क्या था, तरीका था। तो यही तरीके से इसी सीरीज़ से हम क्या करेंगे, अगले को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। तो हमने क्या किया था, पहले +1 किया था, तो एफ़ में क्या करेंगे, हम प्लस का 1 करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे +1। तो एफ़ हमारा होता है 6 पर, और +1 करेंगे तो 7 बनेगा, 7 पर आता है जी, तो यहाँ पर पहला लेटर आ गया जी। अब उसी तरीके से दोस्तों ई में क्या करेंगे, +3 करेंगे, जैसा यहाँ पर दूसरे में हमने +3 किया था, उसी तरीके से इसमें भी +3 करेंगे। तो ई होता है हमारा 5 पर, +3 करेंगे तो 5 3 8 बनेगा, 8 पर आता है दोस्तों हमारा एच। अब यहाँ से आप ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं कि ऐसा अगर ऑप्शन किस में है, तो जी एच यहाँ पर पहले मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा, दूसरा गलत, तीसरे में भी यहाँ पर एच जी है, ये भी गलत, चौथा ये भी गलत। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, 2 ही लेटर से यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर दिया। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। अब देखिए यहाँ पर हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो u में हमें क्या करना होगा, -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने u में -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने तीसरे में -1 किया। तो u हमारा होता है 21 पर, -1 करेंगे तो 20 बनेगा, 20 पर आता है t। अब इसी तरीके से भी हमारा होता है 22 पर, 22 में -3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में हमने -3 किया, तो इसमें भी -3 करेंगे तो बनेगा 19, 19 पर आता है यस। तो GHTS, तो ऑप्शन एक ही हमारा पहला है GHTS, जो कि हमने केवल 2 लेटर सॉल्व करके लगा दिया। और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है, आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, कभी कभी 1-2 लेटर से आपका ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार उत्तर आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति दी गई है, इसके हिसाब से हमें उत्तर आकृति कौन सी यहाँ पर बैठेगी, जो कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी आकृति बैठेगी वही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर अनुपात है। अब हमें ये देखना है कि जिस तरीके से ये पहला आकृति दूसरे से संबंधित है, उसी तरीके से इसका पहला ये वाला इससे संबंधित होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें वाले में संबंध देखेंगे कि ये कैसे संबंधित है। तो देखिए अब हमने देखा कि यहाँ पर जो बड़ी आकृति है वो एक क्या है, त्रिभुज है, और अंदर क्या है, एक वर्ग है। अब इसमें हम देखेंगे तो वर्ग हमारा देखिए ये बाहर वाला वर्ग हो गया और अंदर वाला त्रिभुज हो गया। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बड़ी आकृति थी वह दूसरे में छोटी आकृति बन गई, और जो यहाँ इसमें पहले में छोटी आकृति थी वह बड़ी आकृति बन गई। तो यही तरीका हमें क्या लगाना है, इसमें लगाना है। लेकिन इसमें देखिए ये त्रिभुज पहले जैसा था, कैसा था पहले, इस तरीके से ये नीचे साइड बना था, लेकिन जो जब ये छोटा बना तो ये इस तरीके से क्या हो गया, ऊपर साइड हो गया, यानी ये उल्टा हो गया। तो इसी तरीके से हमें इसमें भी जो आकृति होगी वह उल्टा बनेगी। तो अब देखेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पर अंदर क्या है, पंचभुज टाइप का है, यानी इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, पंचभुज टाइप का बनेगा। देखिए किसमें पंचभुज टाइप है, तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये जो हमारी 5 भुजाएँ वाली आकृति है, ये जो हमारी 5 भुजाओं वाली आकृति है, ये आपकी बड़ी आकृति बनेगी। जैसा कि इसमें देखिए वर्ग था, तो ये आपका बड़ा वाला वर्ग बन गया। तो इस तरीके से ये बड़ी आकृति बनेगी। अब देखिए ऑप्शन में सब में बड़ी आकृति है, लेकिन ये देखेंगे हम कि जो बाहर वाला है, बाहर वाला देखिए क्या है, ये वर्ग है। तो ये वर्ग हमारा उसके अंदर होना चाहिए। तो किस किस में वर्ग अंदर है, देखते हैं किस किस में वर्ग अंदर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी वर्ग अंदर है, इसमें भी वर्ग अंदर है, इसमें त्रिभुज अंदर है, तो ये आपका गलत हो गया। अब इसमें भी वर्ग अंदर है, इसमें वाले में। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ये हमारा जो वर्ग बना है, ये हमारा वर्ग, जैसे देखिए ये त्रिभुज हमारा क्या था, ये जब उल्टा हुआ तो इस तरीके से बन गया, लेकिन इस वर्ग को जब उल्टा करेंगे तो हमारा वैसे ही बनेगा जैसे इसमें, क्योंकि ये इसको आप उल्टा करेंगे तब भी वैसी ही आकृति बनेगी। लेकिन इसमें देखेंगे ये जो वर्ग बना है ये सीधा बन गया है। आप दूसरे वाले में देखेंगे इसमें वर्ग सीधा बन गया है, जबकि सीधा वर्ग नहीं बनना था। वर्ग देखिए इस तरीके से बनना था, यानी उसका जो कोना है एक ऊपर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कोना ऊपर नहीं है, ये सीधा वाला बना है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरे में, तो डी वाले में हम देखेंगे
तो डी वाले में देखिए यहाँ पर जो आकृति हमारी है ये देखिए इस तरीके से घूम गई है, लेकिन इसमें जो देखिए वर्ग जो यहाँ पर बाहर वाला अंदर वाला ये छोटा सा वर्ग था, ये जब घूमा तो ये सिर्फ बड़ा वक्र वर्ग बना, यानी 90 डिग्री भी घूमेगा तो भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन इसमें देखिए ये 45 डिग्री पर घूम गया। यानी जैसे देखिए यहाँ पर आपको अच्छे समझाते हैं। देखिए इस तरीके से अगर ये था, यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर ये बना तो ये इस तरीके से होने का मतलब ये 45 डिग्री घूमा, जो कि ऑप्शन डी में है। लेकिन ये जो हमारा छोटा वाला वर्ग था ये जब बड़ा बना तो ये किस तरीके से घूमा, अगर ये 45 डिग्री घूमा होता तो ये आकृति जो हमारी बनती वह कुछ इस तरीके से बनती। किस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से वो आकृति बनती। लेकिन इसमें वर्ग जो हमारा बना ये सीधा बना, यानी जो आकृति अगर घूमी भी होगी तो 90 डिग्री पर घूमी होगी, और अगर 90 डिग्री पर घूमी तो ये आकृति जब 90 डिग्री पर घूमेगी तो ये इस तरीके से बनेगी सीधा। तो एक ही ऑप्शन था दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ये, और ये सही हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में वृत्त बुद्धिमान व्यक्तियों को, वर्ग अनुभवी व्यक्तियों को, त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है। कौन सा भाग उन अध्यापकों को दर्शाता है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं। तो इसमें देखिए कहा है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा भाग उन अध्यापकों को दर्शाता है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी हैं, यानी अध्यापकों का वो भाग जो बुद्धिमान वाले में भी है और अनुभवी वाले में भी है। तो इस तरीके से इसमें हमें क्या करना है, देखना है। अब देखेंगे कैसे। तो देखिए ये हमारा क्या है, अनुभवी वाला है, और यहाँ पर ये अध्यापक का है, और यहाँ पर ये जो है ये बुद्धिमान व्यक्ति का है, यहाँ पर जो सर्कल दिया है। तो हमें देखना है कि हमारा जो अध्यापक वाला भाग, तो अध्यापक हमारा त्रिभुज में है, तो त्रिभुज का ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है, यानी अनुभवी भी होना चाहिए और बुद्धिमान भी होना चाहिए। तो त्रिभुज का ऐसा कौन सा भाग है, तो ऐसा कौन सा अंक, तो यहाँ पर देखेंगे आप 2, यहाँ पर जो 2 है ये आपके अनुभवी व्यक्ति में भी आता है और यहाँ पर आपकी वृत्त में भी आता है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति में भी। लेकिन अगर 4 को देखेंगे तो ये केवल अनुभवी व्यक्ति में आता है, 3 को देखेंगे तो ये केवल बुद्धिमान व्यक्ति में आता है। लेकिन आपका तीनों में होना चाहिए वह अंक। लेकिन देखिए कहा है कि कौन सा भाग उन अध्यापकों को दर्शाता है, यानी अध्यापक भी होना चाहिए जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी में, यानी तीनों हैं। तो ऐसा केवल एक ही अंक है 2 जो तीनों में है, और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, यानी 2 हमारा ही ऐसा केवल अंक है जो तीनों में है, जो अध्यापक के साथ साथ बुद्धिमान और अनुभवी भी हैं। तो इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि ग्राम, जिला, राज्य। तो ग्राम, जिला, राज्य, तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें हमें एक दूसरे से संबंध बताना होता है। तो आपको देखिए यहाँ ग्राम, जो गाँव आते हैं यानी ग्राम जो होते हैं वो जिले के अंदर होते हैं, तो ये हमारा बाहर वाला हो गया जिला, और जो जिला होता है वे राज्य में होते हैं, यानी राज्य के अंदर जिला आते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे के सब अंदर हो जाएंगी। तो इस तरीके से कौन सा डायग्राम बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका डायग्राम बन रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, उनके में किस प्रकार से संबंध है वो देखकर, और उसी प्रकार से यहाँ पर संबंध दिखाना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, बताएं कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है। सबसे पहले देखेंगे कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं अशोक को, ये हो गया दोस्तों हमारा अशोक। अब देखिए ये सतीश की ओर इंगित करते कह रहा है, यहाँ पर हो गया सतीश, ये हो गया दोस्तों हमारा सतीश। तो इसकी ओर इंगित करते हुए अशोक ने, यानी इसकी ओर दिखाते हुए अशोक ने कहा, वह मेरी बहन के इकलौते भाई। देखिए अशोक की कोई बहन है, अशोक की यहाँ पर कोई बहन है। अब अशोक कह रहा है कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई, यानी उसकी बहन का जो इकलौता भाई है, उसकी बहन का इकलौता भाई मतलब केवल एक ही भाई है, तो इकलौता भाई तो अशोक ही हो गया, क्योंकि जब अशोक की वह बहन है तो उसकी बहन की इकलौता भाई जो, देखिए ये अशोक की बहन है तो इसकी बहन का जो इकलौता भाई होगा वह तो अशोक ही होगा, तब क्योंकि इकलौता है तो यानी अशोक ही होगा। तो इसी तरीके से वह हो गया अशोक। तो कह रहा है कि बहन के इकलौते भाई का पुत्र, यानी पुत्र है, यानी जो ये सतीश है ये अशोक का ही पुत्र है। देखिए अब कैसे, यहाँ पर ये आ गया सतीश, यहाँ पर आ गया, ये हो गया अशोक का पुत्र। कैसे, देखिए अशोक ने
सतीश की ओर इंगित करते हुए यानी सतीश की ओर दिखाते हुए कहा कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो उसकी बहन और उसकी बहन जो है उसका इकलौता भाई तो अशोक ही होगा, अकेला भाई है तो इकलौता भाई अशोक ही होगा। अब उसका पुत्र सतीश है तो उसका पुत्र अशोक का पुत्र कौन हो गया, सतीश हो गया। तो बताएं कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है। तो सतीश अशोक से कैसे संबंधित, यानी सतीश अशोक का क्या लगेगा। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कि अशोक से कैसे संबंधित है, ना कि सतीश से। अगर पूछता सतीश से अशोक कैसे संबंधित है, सतीश का पिता हो जाता अशोक। लेकिन यहाँ पूछा है अशोक से कैसे संबंधित है, तो अशोक से कैसे संबंधित सतीश, यानी अशोक का सतीश क्या लगेगा, तो अशोक का क्या होगा, पुत्र होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न को सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।